गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पुनः है इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सल्तनत कालीन प्रशासन यानी दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था वो किस प्रकार था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य ही था। अधिकांश शासकों ने खलीफा के महत्व को स्वीकार किया। वह स्वयं को खलीफा का नायब समझा और उनका कर्तव्य भी इस्लाम धर्म और कानूनों के अनुसार शासन करना था। दिल्ली सुल्तानों की नीति पर धर्म का भी प्रभाव था। हालांकि किसी शासक के समय कम या किसी शासक के समय ज़्यादा प्रभाव था और शासन में उलेमा वर्ग का भी हस्तक्षेप था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल को छोड़कर बाकी के सुल्तानों की शासन व्यवस्था में उलेमा वर्ग ने भी शासन में हस्तक्षेप किया था। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से यह धर्म प्रधान राज्य था, परंतु व्यवहार में यह धर्म प्रधान राज्य नहीं था, अपितु निरंकुश तंत्र था। व्यवहारिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूर्णतः धर्म प्रधान राज्य नहीं था और इतिहासकार बर्नी भी इस बात के लिए दुख प्रकट करता है। इल्तुतमिश ने भी एक बार कहा था कि हिंदुस्तान दार उल हर्ब है, इसे दार उल इस्लाम में राज्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है। इस प्रकार जो दिल्ली सल्तनत का राज्य का स्वरूप था, इसके बारे में हम सामान्य शब्दों में या निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य ही थी, परंतु व्यवहार में यह पूर्णतः धर्म प्रधान राज्य नहीं था, अपितु निरंकुश तंत्र था। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो दिल्ली सल्तनत में सर्वोच्च पद पर आसीन शासक होता था, जिसे सुल्तान के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पत्ती पर आधारित थी। ये ध्यान में रखना आपको, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पत्ती पर आधारित थी और केंद्रीय शासन का सर्वेसर्वा सुल्तान होता था। दिल्ली सल्तनत के युग में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था और जो उत्तराधिकारी होता था यानी उसका कोई नियमानुसार प्रणाली नहीं थी। अयोग्य उत्तराधिकारी होने की स्थिति में सरदारों ने सुल्तान को चुनने की प्रणाली का प्रयोग किया था और इसके अलावा तलवार की शक्ति ही शासन की निर्णायक थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, खिजर खां और बैलो लोदी ने भी तलवार के बल पर ही सत्ता ग्रहण की थी। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। सुल्तान कानून बनाने, उन्हें लागू करने और न्याय करने इत्यादि में सभी में प्रधान होता था। राज्य की सेना का सर्वोच्च सेनापति भी सुल्तान ही था। उलेमा वर्ग का भी शासन में हस्तक्षेप था। केवल अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासक थे वो इसके प्रभाव से मुक्त थे और सुल्तान का मुख्य कार्य शासन व्यवस्था, शांति स्थापना, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना और इस्लाम धर्म की सुरक्षा और उसका विस्तार करना था। ये उसके मुख्य कार्य थे और प्रशासन में सुल्तान की सहायता के लिए अनेक मंत्री और पदाधिकारी होते थे। उनमें सर्वप्रथम नाइब होता था, नाइब ए मामलिकात। इस पद को रजिया के पश्चात सुल्तान बैराम शाह के समय में आरंभ किया गया था। यानी सुल्तान के बाद में सर्वोच्च पद नाइब का ही होता था और दुर्बल सुल्तानों के समय नाइब ने एक शक्तिशाली रूप धारण कर लिया था, यानी वही सर्वेसर्वा था और सुल्तान के बाद में वही प्रशासन की देखभाल करने वाला था। और कमज़ोर जो शासक होता था उसके समय में साम्राज्य की अप्रत्यक्ष रूप से जो शक्ति होती थी वो नायब के ही हाथ में होती थी। जो नायब का पद था वो थोड़े समय के लिए रहा था
इसके अलावा सुल्तान के बाद सर्वोच्च पदाधिकारी वजीर था। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वह मुख्यतः दीवान ए वजारत का प्रधान होता था, यानी राजस्व जो विभाग है उसका प्रमुख होता था। दीवान ए वजारत यानी राजस्व विभाग, इसका प्रमुख कौन था? वजीर था। इस दृष्टि से उसका मुख्य कार्य लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि की देखभाल करना था। यदि राज्य में नायब का पद नहीं होता था तो वही सुल्तान के पश्चात राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था। यानी जब नायब का पद नहीं रहता उस समय सुल्तान के बाद में सर्वोच्च पदाधिकारी वजीर होता था, जो कि राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इम्पोर्टेंट बात है। और इसके संपूर्ण शासन व्यवस्था पर निगरानी ये रखता था। दीवान ए वजारत एक बड़ा विभाग था और इसके अंतर्गत मुशरिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक भी होते थे। मुशरिफ ए मुमालिक का कार्य प्रांतों से प्राप्त हिसाब का लेखा जोखा रखना था और मुस्तौफी ए मुमालिक इस हिसाब की जांच करता था। इसके बाद में महत्वपूर्ण पदाधिकारी आरिज ए मुमालिक था। यह सेना विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था। दीवान ए अर्ज का प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक था। सैनिकों की भर्ती, उनकी रसद की व्यवस्था करना, घोड़ों को दागने व सैनिकों की हुलिया लिखने की व्यवस्था आदि करता था। और सुल्तान द्वारा समय समय पर विभिन्न युद्धों के लिए अपनी इच्छा अनुसार सेनापति भी नियुक्त करता था। तो दीवान ए अर्ज है वो सैन्य विभाग था। दबीर ए खास या अमीर मुंशी भी कहते थे। दीवान ए इंसा, जो कि शाही पत्राचार विभाग के नाम से जाना जाता। शाही यानी सम्राट के द्वारा जो पत्र व्यवहार होते थे उस डिपार्टमेंट को दीवान ए इंसा कहा जाता था। और दीवान ए इंसा का प्रधान कौन था? दबीर ए खास होता था। इसका मुख्य कार्य सुल्तान के आदेशों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजना और सुल्तान की सभी प्रकार की पत्रावलियों को देखना, उसे तैयार करना व उसे भेजने का उसका कार्य होता था। और उसकी सहायता के लिए अनेक लेखक भी होते थे। दीवान ए रसालात यानी विदेश विभाग को दीवान ए रसालात कहा जाता था और उसका प्रमुख होता था वो रसालत ए मुमालिक होता था। ये सुल्तान की विदेशी वार्ता यानी विदेशों से कूटनीतिक संबंध बनाए रखना, ये उनके कार्यों की देखभाल करता था। विदेशी पत्र व्यवहार है और राजदूतों का आदान प्रदान, उनकी देखभाल करना आदि सभी प्रकार का कार्य इसके अंडर में था। सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग का प्रमुख प्रधान था। इस्लाम धर्म के कानूनों का प्रजा में प्रसार करना, उनका पालन करवाना और मुस्लिमों के हितों की सुरक्षा करना उसका उत्तरदायित्व था। ज़कात नामक कर से वसूल किए गए धन पर उसका अधिकार होता था। योग्य और धार्मिक व्यक्तियों को आर्थिक सहायता और जागीरें भी उसकी सलाह पर दी जाती थी और ये दान की व्यवस्था भी करता था। काजी उल कजात, ये न्याय विभाग का प्रधान था। यद्यपि उसके न्यायालय से बड़ा न्यायालय सुल्तान है, सर्वोच्च न्यायाधिपति सुल्तान ही होता था, परंतु उसके बाद में न्याय विभाग का प्रमुख काजी उल कजात होता था। राज्य का मुख्य काजी होने के कारण मुकदमे उसकी अदालतें में आरंभ किए जाते थे और जो निम्न काजी होते, नीचे की अदालतों के जो काजी होते, उन पर निर्णयों पर पुनर्विचार करने का इसके पास अधिकार था। और सामान्यतः है ये काजी उल कुजात और ये जो सदर उल सुदूर के पद हैं ये एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक दीवान ए बरीद जो विभाग होता था उसका प्रमुख कहलाता था बरीद ए मुमालिक। जिन सुल्तानों ने गुप्तचर विभाग का संगठन किया था उसका ये प्रधान था। विभिन्न गुप्तचर संदेशवाहक उसके अधीन होते थे। इसके अलावा भी समय समय पर दिल्ली सुल्तानों ने अपनी इच्छा से अनेक अन्य विभागों और अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी। जैसे मोहम्मद तुगलक ने दीवान अमीर कोई यानी कृषि विभाग का प्रधान की नियुक्ति की थी और
वकील ए दर यानी शाही कर्मचारियों की देखभाल करता था। महल के जो कर्मचारी होते थे उसका प्रमुख वकील ए दर था। बारबक यानी दरबार की जो शान शौकत है वो नियमों की देखभाल करता था। अमीर ए हजीब सुल्तान से मिलने वालों की देखभाल करता था। अमीर ए शिकार शाही शिकार का प्रबंध करता था। अमीर ए मजलिस शाही उत्सवों और दावतों का प्रबंध करता था। तथा सर ए जादार ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। तो इस प्रकार ये जो सल्तनतकालीन केंद्रीय प्रशासन है उसके अधिकारी थे। तो आपको ये ढंग से आपको PDF नोट्स भी भेजे जा रहे हैं, उनको ढंग से पढ़ना है। और एग्ज़ाम्स में कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके, और अपने ग्रेजुएशन लेवल में तो पूछे जाने ही जाने हैं। इसलिए प्रश्न आ सकता है कि सल्तनतकालीन केंद्रीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो आपको ये जो नाइब मुख्य पद हैं, नाइब, वजीर, आरिज ममालिक, दबीर खास, दीवान रसालात, सदर सुदूर, काजी उल कुजात और बरीद ममालिक, इनको आपको याद करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस PDF नोट्स को और वीडियो को सुनने के बाद में जो आपको होम असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी आप आंसर लिख के सेंड किया करो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।